हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद विकल्प शर्मा। कल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के मिले जुले सवाल किए थे। इलेक्ट्रिक डायपोल की एंड ऑन पोजीशन, डॉट साइड ऑन पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, इलेक्ट्रिक फील्ड के भी कुछ सवाल करे, टॉर्क भी निकाला। आज हम 4 सवाल और देखते हैं। कल वाले सवाल से उनका लेवल कुछ थोड़ा सा ऊपर होगा और उसके बाद ये 4 सवाल कवर करने के बाद ऑलमोस्ट सारे तरीके के सवाल आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के निकाल लेंगे। इसके बाद हम कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे, गॉस थ्योरम। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम यहां देखते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल लगी हुई है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहां क्या होगी? डाउनवर्ड्स। वर्टिकल में ये डाउनवर्ड्स, तो फिर पॉजिटिव टू नेगेटिव वाई एक्सिस पे समझिए लगी हुई है। अगर ऐसे ऐसे होती तो ये हॉरिजॉन्टली होती, पॉजिटिव से नेगेटिव। ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टली लिखेंगे, ऐसे ऐसे रखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, तो वर्टिकली डाउनवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव टू नेगेटिव होता है। तो इसमें दो चीजें पूछ रहा है। पहली कि ये पार्टिकल 1, 2 और 3 ये पार्टिकल है। 1, 2 और 3 ये पार्टिकल है। ये इन पर कौन कौन सा चार्ज है? तो पार्टिकल 1 पे देखो, पार्टिकल 1 पे कौन सा चार्ज होगा? पार्टिकल 1 नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी पॉजिटिव चार्ज होगा। नेगेटिव की तरफ कौन अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव। तो पार्टिकल 1 पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। ये नेगेटिव वाला, ये पार्टिकल 1 पे पॉजिटिव होगा, तभी तो ये नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये क्या हो गया? इस पे कौन सा, पार्टिकल 1 पे कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। पार्टिकल 2 ये सेकंड, ये कौन सी प्लेट की तरफ, यानी कौन सी पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? ये कौन सी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव। तो इस पे कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। पार्टिकल 3 देखते हैं। पार्टिकल 3 भी किसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है? पॉजिटिव की तरफ। तो इस पे भी कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव। अपोजिट चार्ज ही तो अट्रैक्ट होते हैं। ये पॉजिटिव है तो इस पे नेगेटिव होगा, तभी तो ये दोनों पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो रहे हैं। नेगेटिव पे है तो इस पे पॉजिटिव होगा, तभी तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। और अगर मान के चलो, एक और बना दे रहा हूं, कोई सीधा चलते चले जाता, ना तो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता ना नेगेटिव की तरफ। सपोज करो ये 4 होता, तो ये 4 क्या होता? पार्टिकल 4 न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इस पर अगर ना तो पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव। अगर पॉजिटिव होता तो ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता, जैसे ये फर्स्ट वाला, और नेगेटिव होता तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो जाता, जैसे कि सेकंड और थर्ड। ये सीधा चलता चलेगा, यानी इस पे क्या है? कोई चार्ज ही नहीं। इस तक क्लियर? अब कह रहे हैं इनमें से किस पे चार्ज, ये हो गया फर्स्ट पार्ट हो गया। अब कह रहे हैं चार्ज इन पार्टिकल का चार्ज टू मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा है? चार्ज टू मास रेशियो, इन पार्टिकल में चार्ज टू मास रेशियो किसका ज्यादा है? तो भैया इस पे माना चार्ज Q1 और मास M1 है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो हो गया Q1/M1। इस पे चार्ज Q2 और मास M2 है, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो कितना हो गया? Q2/M2। इस पे चार्ज Q3 और मास M3, तो इसका चार्ज टू मास रेशियो क्या हो जाएगा? Q3/M3। इस पे तो बेटा चार्ज ही नहीं था कोई, इसका तो चार्ज ही नहीं था कोई, तो ये तो न्यूट्रल ही रहा। इसकी बात ही हटा दो। इस पर तो चार्ज ही नहीं है, तभी तो डायरेक्ट गया। इन पे तो चार्ज होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा, इस पे भी होगा। चार्ज सब पे होगा, तभी तो ये नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और ये नेगेटिव की तरफ। ये कहीं अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो इस पे तो कोई चार्ज ही नहीं होगा। मास चारों पे होगा, लेकिन इसका Q/M तो निकलेगा नहीं, मास ही खत्म। इसका तो चार्ज टू मास रेशियो 0 हो जाएगा। चार्ज इस पे है नहीं और मास इसका कुछ भी हो,
जीरो हो गया, बात ही खत्म हो गई। जीरो, अब मास इसका कुछ भी इस पार्टिकल का सही, जो चार्ज इसमें है नहीं, तो सीधे गया ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव। तो इनमें से चार्ज टू मास रेशियो किसका सबसे ज्यादा होगा? ठीक है, अब हम देख रहे हैं बेटा, जरा एक चीज देखो, एस इजिकल टू होता है यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखना शुरू करो, ये इन सबकी वाई सब एक्स एक्सिस पे चल रहा है, ये और ये। इसको फोर्थ को तो अभी कंसीडर ही मत करो, ये तो मैंने बता दिया, तो बेकार हो गया। ये और ये पहला दूसरा तीसरा, ये ऐसे चल रहा है, एक्स एक्सिस पे चल रहा है, वाई एक्सिस पे तो ऐसे जा नहीं रहा, नहीं, ये भी यहां तक एक्स एक्सिस पे चल रहा है, वाई पे नहीं जा रहा, और ये वाला भी एक्स एक्सिस पे चल रहा है, हालांकि थोड़ा सा डेविएशन शुरू हो गया यहीं से, लेकिन मान के चल रहा है यहीं से, तो वाई एक्सिस पे नहीं चल रहा है। तो यहां पे इन तीनों की वाई एक्सिस पे इस पॉइंट पे मान के चलो, वाई एक्सिस पे इनकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। वाई एक्सिस पे इनकी वेलोसिटी कितनी है? जीरो। तो अलोंग वाई एक्सिस देखते हैं, वाई एक्सिस पे जीरो, तो ये वाई एक्सिस पे देखो, ये चला होगा y2, इतनी वाई एक्सिस पे ये कितना चला? y2, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। ये कितना चला होगा? ये तो सेकंड में y3, और ये कितना चला होगा? y1। अरे भाई, ये यहां से यहां तक तो एक्स एक्सिस पे चल रहा था, यहां से y पे चलना शुरू हुआ, तो ये y, दूसरा पार्टिकल y2 चला, तीसरा वाला y3 चला, और चौथा वाला y1 चला। ठीक है, तो डिस्टेंस हमने माना s इजिकल टू वाई एक्सिस पे देख रहे हैं, तो s डिस्टेंस y हो गई, इनिशियल वेलोसिटी सबकी क्या थी? जीरो, वाई एक्सिस पे जीरो थी, इसकी तो बात तक भी जीरो रही भाई, ये तो सीधे एक्स पे चला जाए, ऐसे कोई मतलब नहीं। वो आया हाफ एटी स्क्वायर, सबकी इनिशियल वेलोसिटी चाहे पहला सही, चाहे दूसरा सही, चाहे तीसरा सही, इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे जीरो थी। अब फिर हमने माना वाई एक्सिस पे सब कितने कितने टी टाइम बाद कितने चले? ये 10 सेकंड बाद, टी को मानो यहाँ पे, या टी को मानो 10 सेकंड बाद, तो ये 10 सेकंड बाद यहां पहुंचा, ये वाला 10 सेकंड बाद यहां पहुंच गया, तो ये y3, और ये वाला 10 सेकंड बाद यहां पहुंचा, तो ये y1। ठीक है, अब y इक्वल टू क्या हो गया? हाफ एटी स्क्वायर। अच्छा, f इक्वल टू क्या होता है? q, और f इक्वल टू क्या होता है? ma। ये इलेक्ट्रिक फोर्स होता है q, और ma तो हम सब जानते हैं, तो a क्या आ गया? q बाई एम ई। तो y इक्वल टू क्या हो गया? हाफ q बाई एम ई और टी स्क्वायर। अब देखो, मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, 1/2 सबको कांस्टेंट होगा, 1/2 तो कांस्टेंट है आधा, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए 1/2 कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इसको चारों को सेम लग रही है, ऐसा तो है नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इसे बेचारे को ज्यादा लग रही है, इसे कम, सबको जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड है सबको इक्वल इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी सबको, टाइम भी सबको हमने 10 सेकंड दे दिया कि बेटा जा तू 10 सेकंड में कहीं चले जा, सिमरन जा, तो 10 सेकंड में तू कहीं भाग जा, 10 सेकंड में तुम कहीं भाग जाओ, 10 सेकंड में तुम कहीं भाग जाओ, 10 सेकंड में तुम कहीं, तो टाइम भी सबको सेम दे दिया, यानी 1/2 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड सबको कांस्टेंट है, और टाइम भी हमने सबको दे दिया कि 10 सेकंड में देखे आप y एक्सिस पे कितना चलते हो। 10 सेकंड बाद ये देखा y3 पहुंचा, ये y2 और ये y1। ये तो खैर मास ही नहीं था इस पे, तो ये तो कुछ चलेगा नहीं, वो चार्ज ही नहीं था इस पे, ये तो चार्ज अनडेविएट था, इसमें तो चार्ज, तो इसका तो हटा ही दो, ठीक है। चौथे की बात, तो ये आया, तो 1/2 हटा दो, e और t, तो y किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया? q बाई m। यानी जिसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा y q बाई m, ये तो हमें निकालना है, q बाई m चार्ज टू मास रेशियो, यानी जिसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा उसका q बाई m सबसे ज्यादा होगा, और जिसमें सबसे कम डिफ्लेक्शन होगा उसका q बाई m सबसे कम होगा। तो देख लो भैया, इसमें सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन कौन से वाले में है? ये पहले वाले में, तो q बाई m फोर्स सबसे ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा होगा Q4 अपॉन m, वो Q1 अपॉन m1। 4 लिख रहे, 4 तो बिल्कुल बेकार है भाई,
Q1 अपॉन M1। इसके बाद इसका होगा 3 वाले का, ये 3 वाले का, क्योंकि ये माना 10 है, ये 8 ही होगा, ये कम होगा तो उससे क्यों आई है, क्योंकि इसमें डिफ्लेक्शन 3 वाले में 4 से कम है, वो 1 वाले से कम है। तो Q3 अपॉन M3 और सबसे कम इनमें 2 वाले में Q2 अपॉन M2। और इसकी तो बात ही हटा दो, ये तो बिल्कुल जीरो ही है, फोर्थ वाला तो बिल्कुल ही जीरो है, Q4 अपॉन M4, ये तो इस पर चार्ज भी नहीं है। समझ में आ गया? इस देर एनी प्रॉब्लम? ठीक, पहला सवाल आपका हो गया। इसी से रिलेटेड अभी मैंने वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई थी यार, ऐसे वाली, ऐसे। अब की मैं ले रहा हूं हॉरिजॉन्टल। अब की मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ले ली, समझ में आ रहा है? अब की हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, हॉरिजॉन्टल, ये पॉजिटिव टू। इसमें हमने एक क्यू चार्ज ऊपर को फेंका, क्यू चार्ज हमने किस वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से ऊपर फेंका। चार्ज कितना है, q, चार्ज कितना, q, ऊपर फेंका, ऐसे करके, ठीक है। लेकिन ये पॉजिटिव का क्यू चार्ज है और ये नेगेटिव है, तो ये अपनी तरफ ही तो खींचेगी। अरे यार, हमने तो इसको ऊपर फेंक दिया, बिल्कुल सीधा ऊपर। समझो मेरी बात को, ये हमने इसको ऐसे फेंक दिया, एक u इनिशियल वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे लग रही है, वो वाली नेगेटिव, ये पॉजिटिव। हमने एक चार्ज u ऐसे फेंक दिया, सीधा सीधा u, जिसपे चार्ज कितना है, q, पॉजिटिव q। ये ऐसे तो जाएगा, लेकिन हमने तो ऐसे देखा, लेकिन ये जाएगा ऐसे। हमें लग रहा है कि हमने ऐसे देखा, लेकिन ये जाएगा बेटा ऐसे और ऐसे लौट आएगा। अभी बताएंगे क्यों। अभी बताएंगे क्यों। हमने भले ही सीधे देखा हो, लेकिन इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या नेगेटिव, ये इसको अट्रैक्ट कर रही होगी, ये इसको अट्रैक्ट, लेकिन कौन सी एक्सिस पे अट्रैक्ट कर रही होगी, एक्स एक्सिस पे। जैसे पिछले वाले पे कौन सी एक्सिस पे अट्रैक्ट कर रही थी, वाई एक्सिस पे, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वाले में कैसे थी, वर्टिकली डाउनवर्ड। यहाँ प्लस था और ये माइनस, तभी तो ये ऐसे जा रहे थे वाई एक्सिस पे, ये हम वाई देख रहे थे, ये वाई। इस बार हमारा ये एक्स एक्सिस पे जाएगा बेटा, क्योंकि ये अट्रैक्ट वाई एक्सिस पे नहीं होगा, वाई एक्सिस पे तो सीधा ही है, इसकी वेलोसिटी कोई एक्सेलरेशन ही नहीं है। आप कहोगे सर ग्रेविटी, तो ग्रेविटी अभी हम नेग्लिजिबल मानेंगे। ग्रेविटी का इसमें लिख के देंगे, सवाल आएगा एज्यूमिंग नेगेटिव और नेग्लिजिबल नेग्लिजिबल ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी हमारी नेग्लिजिबल लग रही है। तो ग्रेविटी, तो ये एक्स एक्सिस पे इस बार एक्सेलरेशन होगा, ये एक्स एक्सिस, ये एक्सेलरेशन जो मिलेगा एक्स एक्सिस पे मिलेगा, ठीक है। देखते हैं अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस पे चलते हैं यहां से। तो एस इजिकल टू क्या होता है, यूटी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ग्रेविटी लगेगी, नीचे से ऊपर फेंक रहे हैं ना, तो ग्रेविटी क्या लगेगी, माइनस में। लेकिन ग्रेविटी उन्होंने क्या कह दिया, नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल ग्रेविटी, यानी जी हमें क्या ले लेना, जीरो।
तो ये पूरी चीज जीरो हो गई। तो एस इजिकल टू यूटी। कौन सी एक्सिस पे ले रहे हैं? वाई एक्सिस पे। कौन सी एक्सिस पे ले रहे हैं? वाई एक्सिस पे। तो एस डिस्टेंस वाई, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? यू, और टाइम टी। तो टी टाइम में ये कितनी, टी हमें निकालना है तो वाई अपॉन यू, टाइम निकाल लिया कि ये 10 सेकंड में कहां होगी। तो जो वाई पे जो चला अपॉन इसकी इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस देखते हैं। अब फिर लगाया एच इजिकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एक्स एक्सिस पे तो ग्रेविटी नहीं लगेगी, वाई पे ग्रेविटी लगती है जब हम ऊपर जा रहे हैं, ग्रेविटी लगती है नीचे से ऊपर जाने पर माइनस, ऊपर से नीचे आ रहे होते प्लस। फिलहाल यहाँ ग्रेविटी उन्होंने जीरो कर दी थी और इनिशियल वेलोसिटी वाई एक्सिस पे कितनी थी? मैं यू, और टी टाइम बाद हमने ये निकाला। तो अब इसमें देखना है कि उसी टी टाइम में, जो टी टाइम ये है वाई एक्सिस पे चला है, उसी टी टाइम में ये एक्स एक्सिस पे कितना चलेगा। तो एच इजिकल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाए। इसमें ग्रेविटी का काम नहीं होगा, इसमें एक्सेलरेशन का काम होगा। एक्सेलरेशन इसे क्यों कौन खींचेगा? ये एक्स एक्सिस पे। ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस पे खींचेगा ये जो पॉजिटिव चार्ज है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस। वाई पे नहीं, वाई पे ना ग्रेविटी लगेगी ना एक्सेलरेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली नहीं लग रही जैसे पिछले सवाल में वाई एक्सिस था, वाई निकाल रहे थे। इस बार एक्स एक्सिस पे खींचेगी क्योंकि हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव अपनी तरफ इस चार्ज को खींचेगी, तो ये चार्ज ऐसे खींचता चला जाएगा। तो एस हमने अब कौन सी एक्सिस? एक्स। तो इनिशियली वेलोसिटी जीरो है। देखो ये यू जो वेलोसिटी दी थी मैंने वाई एक्सिस पे दी थी वाई, तो इनिशियल वेलोसिटी यू वाई, और इस पे ग्रेविटी जीरो थी। एक्स एक्सिस पे मैंने कोई इनिशियल वेलोसिटी दी नहीं है, तो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, यहां लिख लो वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे तो मैंने यू दी है, और यहां लिख लो इनिशियल वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जीरो इनटू टी। लेकिन हाँ भैया एक्सलेरेशन होगा। एक्सलेरेशन क्या होगा? ये प्लेट अपनी तरफ खींच रही होगी अलोंग एक्स एक्सिस। तो एस इजिकल टू क्या आ गया? हाफ ए टी स्क्वायर। अब खत्म हो गया बेटा, बस जरा सा रह गया है, यही कर दे रहा हूं। एस इजिकल टू, अच्छा एस इजिकल टू क्या होता है? क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड यही तो फोर्स लगा रही होगी इस चार्ज पे, देखो इसका चार्ज क्यू, और इलेक्ट्रिक फील्ड ई ये है, अपनी तरफ को खींच रही होगी इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज को। इसी वजह से इसे क्या मिलेगा? एफ इजिकल टू एम एक्सेलरेशन, पिछले सवाल में नहीं करा था। तो क्या आया? क्यू बाई, बस फर्क ये था क्यू बाई एम पिछले सवाल में निकाल रहे थे, तो वो वाई एक्सिस पे लग रही थी, ऐसे ऐसे लगी थी ये प्लेट, तो ये वाई था। अब की ये एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस लगेगा, यहां लिख लो ये एक्सेलरेशन कहां लगेगा? अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस क्या आ गया? क्यू बाई एम। तो यहां एक्स इजिकल टू हाफ ए, हाफ ए एक्स की वैल्यू कितनी है? क्यू बाई एम टी स्क्वायर। टी की वैल्यू ये लगा दो वाई अपॉन, खत्म हो गया सवाल भाई। एक्स इजिकल टू हाफ क्यू ई बाई एम, और टी की जगह क्या लगा दिया? वाई अपॉन यू का स्क्वायर। भाई टी वाई अपॉन यू है फ्रॉम वन, यहां लिख भी लो फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टी की वैल्यू वाई अपॉन यू है, या टी की जगह वाई अपॉन यू। तो यहां से क्या आया बेटा? जब एक चीज देख लिया, थोड़ा सा रफ कर लिया। एक्स इजिकल टू हाफ क्यू ई बाई एम वाई स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। जरा देखो हाफ कांस्टेंट पिछले सवाल की तरह, क्यों? चार्ज इसका कांस्टेंट जो हमने देखा होगा, चार्ज तो बदलेगा नहीं, मास भी नहीं बदलेगा पार्टिकल का, एम भी कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने लगा दी वो भी कांस्टेंट। यू जो हमने इसे इनिशियल वेलोसिटी दे दी वाई एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, वो भी कांस्टेंट। एक्स एक्सिस पे तो थी नहीं, एक्स एक्सिस पे तो एक्सेलरेशन हुआ क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर खींच रही थी, एक्स एक्सिस पे थी, तो यू भी जीरो अलोंग वाई एक्सिस मतलब कांस्टेंट, तो ये भी कांस्टेंट बन रहा है टू क्यू ई एम और यू कांस्टेंट। तो यहां से अब थोड़ा रब करना पड़ेगा, बस जरा सा। चलो यहां रब भी नहीं कर रहे। एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आया? वाई स्क्वायर के। एक्स ये तो सब कांस्टेंट,
1/2 QE अपॉन एम वी स्क्वायर, दैट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, वाई स्क्वायर। तो हमेशा याद रखो, जब एक एक्सिस एक्स एक्सिस है हमारी और एक एक्सिस वाई एक्सिस है, तो जब एक पे पावर बनाए दूसरे पे 2 आए, या ऐसे होता एक्स पे 2 आ जाती और वाई पे 1 आती, या एक्स पे 1 वाई पे 2 आई, या एक्स पे 2 आती वाई पे। तो हमेशा पाथ क्या होता है, पैराबोलिक। क्या होता है हमेशा, अगर एक पे बना जाए, एक्स पे बना जाए वाई पे 2, या एक्स पे 2 आ जाए वाई पे 1 हो प्रोपोर्शनली, तो ये क्या होता है, पैराबोलिक। तो पाथ ऑफ पार्टिकल विल बी पैराबोलिक, क्योंकि ये किससे आई, एक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल बाई 2, और ये उसका डिस्प्लेसमेंट यानी एक्स एक्सिस के अलावा कितना होगा, वाई कितना, वाई की वैल्यू देख लो, ये 5, ये तो सब कांस्टेंट है। क्यू की वैल्यू, चार्ज लगा दो उस पार्टिकल का कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू लगा दो किसमें रखा है, मास उस पार्टिकल का लगा दो, इनिशियल वेलोसिटी यू एक्स वाई एक्सिस पे कितनी थी वो लगा दो, और वाई लगा दो कि वाई एक्सिस पे कितना चल चुका है, तो हमें पता चल जाएगा एक्स एक्सिस पे कितना डिफ्लेक्शन उसके अंदर हुआ है। ये दूसरा सवाल हो गया, ठीक है। ये सेंटर O है, यहां प्लस का 4Q चार्ज रखा है, या प्लस का Q, यहां ये A ले लो, ये B ले लो, ये C ले लो और ये D, यहां D ले लो, यहां प्लस का 2Q रखा है और यहां प्लस का 2Q रखा है। कह रहे हैं सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। तो जहां इलेक्ट्रिक, ये एक सर्किल है, सर्किल की सर्कमफ्रेंस ए बी, ए पे 4Q, डी पे प्लस का 2Q, बी पे प्लस का Q और सी पे प्लस का 2Q चार्ज रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी रेडियस R है, ठीक है। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो इस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है पॉइंट 2 पे, ठीक है। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है वहां पे प्लस का Q नॉट चार्ज रख लेते हैं, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां पे एक टेस्ट चार्ज इस इनफाइनाइटली स्मॉल या इनफाइनाइटली स्मॉल पॉजिटिव चार्ज रख लेते हैं, बहुत छोटा पॉजिटिव चार्ज रख लिया। अब देखो ये प्लस वाला इसको क्या कर रहा होगा, प्लस वाला इसको रिपेल कर रहा होगा इधर, यानी EA, ये प्लस वाला इसको इधर को रिपेल कर रहा होगा, EA इधर लग रही होगी, ये प्लस वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, EB इधर लग रही होगी, ये प्लस का ये प्लस का ये प्लस वाला इसको इधर, B पे जो है प्लस Q वो इधर रिपेल कर रहा होगा, B वाला प्लस का है, ये इस प्लस को इधर को रिपेल कर रहा होगा, यानी ED ऊपर लग रही होगी, ये वाला प्लस का है, ये प्लस का है, ये वाला इसको इधर रिपेल कर रहा होगा, यानी EC इधर लग रही होगी, ये डायरेक्शन होगी। अब सुनो, ये EC जरा देखो, EC कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कितना है 2Q अपॉन R, यहां से यहां तक की डिस्टेंस R ही तो है, रेडियस, ये भी R होगी, ये भी R, ये भी R, ये भी R, तो अपॉन R। ये किधर लग रहा है, डाउनवर्ड्स। अच्छा ये वाला इसको रिपेल कर रहा है, ED ऊपर की तरफ लग रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q, तो कितना है 2Q, और ये कितना है R, यहां से यहां तक भी R अपॉन R स्क्वायर। लेकिन ये क्या कर रहा होगा, अपवर्ड, ये इसको इधर रिपेल कर रहा होगा अप। तो बेटा ये कट ही तो जाएगा, देखो बिल्कुल इक्वल है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q अपॉन R स्क्वायर, तो ये तो कट गए।
ई ए की वजह से इधर लग रहा होगा कितना 1/4πε0 4q अपॉन आर स्क्वायर। ये किधर लग रहा होगा इधर। अरे यार लिख लो, इसको लिख लो अलोंग ओडी, ये वाला ये प्लस का 2q इसको नीचे धर के लाओगा, ओ को किसकी तरफ डी की तरफ। तुम लोग तो परेशान, ये वाला डी वाला इसको प्लस 2q इसको ऊपर धकेल लाओगा ओ से सी की तरफ, ये ए वाला इसको इधर धकेल लाओगा ओ से डी की तरफ, ये 4q। और बी वाला केवल क्यू है ये अपॉन आर स्क्वायर। तो ये प्लस का इस प्लस को इधर की तरफ धकेलना होगा, ओ ए इधर की तरफ धकेलना होगा, ओ ए डायरेक्शन, ओ को इसको प्लस क्यू को इधर धकेलना होगा, ये प्लस वाला एक तरफ। अब भैया ये तो कट गए, जितना ये इसको ऊपर धकेलना उतना ये वाला इसको नीचे को भी दोनों 2q और डिस्टेंस बराबर है, कट गए। लेकिन ये बेचारा q से ही धकेल पा रहा है और ये 4q से इधर, यानी एक जना मुझे 1q से इधर धकेल रहा है, एक जना इधर से मुझे इधर 4q से, तो मैं 3q से इधर चले जाऊंगा, एक जना 1 न्यूटन से इधर धकेल रहा है, दूसरा 4 न्यूटन से इधर धकेल रहा है, ये 1 ही न्यूटन से धकेल रहा है, ये 1 समझो, और ये 4 से, ये वाला इधर 4 से, तो मैं किधर धकेल जाऊंगा 3 इधर हो जाएगा मेरा, ये वाला 1 से इधर, ये वाला इधर 4 से, तो मैं कुल रिजल्टेंट 3 इधर चला जाऊंगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट ओ क्या हो जाएगी, ई ए भैया ज्यादा है, ई ए में से क्या घटा देंगे, तो 1/4πε0 4q अपॉन आर स्क्वायर में से 1/4πε0 1q अपॉन आर स्क्वायर। तो नेट कितना आ गया, 4q में से 1q गया, और डायरेक्शन क्या रही, ये गाड़ी ज्यादा रही, ओ से डी की तरफ, ओ से डी की तरफ, यानी ये ना इधर जाएगा ना इधर, ये तो कट गए, इधर भी नहीं जाएगा तो ये 1 से था इधर चला जाएगा, ना ऊपर जाएगा ना नीचे, ये तो इक्वल कट गए एक दूसरे से, ये वाला 1 से कर रहा था, ये वाला 4 से, तो रिजल्टेंट 3 से इधर चला जाऊंगा, किधर की तरफ, ओ से डी की तरफ। हो गया एक सवाल और, अब इससे थोड़ा कठिन कर लेते हैं, रब कर रहा हूं, अब मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, अब सुनो, बस इसकी डायरेक्शन -2q कर दूं, चलो ये +2q ही रही, इसकी डायरेक्शन -2q कर ले रहा हूं। अब क्या होगा भैया, अब बात बदल गई, ये सब वही है, ये इधर को धकेलना होगा, ये 4q से ये इधर को धकेलना होगा, इधर को, ये वाला, तो रिजल्ट इसमें से ये घट जाएगा, टोटल 3q बचेगा, ये इधर को, ये वाला 4 से इधर के 3 बचेगा, एक घट गया 1q, 3 से 3q, और किधर ओ वाले को इसको इधर मैं माइनस कर लूंगा, तो देखो ये वाला तो इसको क्या कर रहा है, रिपेल, प्लस वाला इस प्लस को क्या कर रहा है, रिपेल, तो ई डी इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डी तो ऊपर होगा, लेकिन अब ये सी वाला अट्रैक्ट करेगा, अब ये प्लस तो प्लस का था तो ये रिपेल कर रहा था, कट गए, अब ये माइनस का है तो ये अब इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी ऊपर ही लगेगा ई सी, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का, तो सी वाली सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ये किधर लगेगी, ऊपर, ये ऊपर को आएगा, और डी की प्लस का है, ये इसको रिपेल करेगा, ये भी, अब की बार ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये माइनस हो गया, पिछली बार प्लस का था तो दोनों कट गए थे, ये इसको इधर धकेल रहा था, ये जब प्लस का था तो ये इसको इधर, तो कट गए थे। अब ये सवाल अलग हो गया, जब मैंने यहां माइनस करा तो भैया ई सी कितना आएगा, 1/4πε0 2q अपॉन आर स्क्वायर, 2q साइन नहीं लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड लेते हैं और डायरेक्शन,
2C और ये डिस्टेंस कितनी है EC ऊपर अपनी तरफ, यानी O को अपनी तरफ खींचेगा, OC किधर खींचेगा ऊपर। अच्छा ED 1/4πε0 2Q/r², ये भी 2Q/r², ये भी R होगी D की वजह से, लेकिन ये रिपेल करेगा तो रिपेल ये भी किधर की तरफ करेगा OC की तरफ, बस ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, क्योंकि माइनस है तो डायरेक्शन ऊपर ही हो गई सी की, इस बार पिछली बार रिपेल की वजह से माइनस थी कट गए थे, और ये अट्रैक्ट ये रिपेल करेगा, ये अब भी रिपेल कर रहा पॉजिटिव का, तो पिछली बार तो ये कट गए थे क्योंकि ये ऊपर था एक नीचे, इसकी वजह से ऊपर लग रहा था, ये प्लस का था तो ये इसको नीचे कट गए, इस बार दोनों ऐड हो जाएंगे, तो EC प्लस ED ऊपर, ये वाला तो यही रहा, EA इधर को लग रहा था, A वाला 4Q से और B वाला इधर को Q से, तो रिजल्टेंट कट गया 3Q ही आया, कोई बात नहीं, इन दोनों की वजह से रिजल्टेंट 3Q इधर ही था, बस ये वाला मैंने माइनस करा तो ये कटे रहे, अब ये इधर भी जाएगा ऊपर, पिछली बार तो ये कट गए थे, ये वाला इधर 4Q थे, ये वाला Q तो बस इधर को जा रहा था, ये हमारा सवाल हो गया। अब मैंने अगला सवाल करा, ये तो ये सेम था, इन दोनों की वजह से तो रिजल्टेंट इधर ही गया, ये 4Q से इधर और ये प्लस के Q से तो रिजल्टेंट ये इधर 3Q आ गया इधर को, लेकिन अब की ये ऊपर भी जाएगा क्योंकि ये भी खेच रहा है और ये भी रिपेल कर रहा है, कटा नहीं, तो अब की ये इन दोनों को जोड़ के ऊपर की तरफ इन दोनों का वजह से ये इन दोनों की वजह से E2 कह ले रहा हूं, E2, अब तो ये E2 हो गया भाई, ये वाला इसको एक से इधर खींच रहा धकेल रहा था, ये वाला एक से इसको और ये वाला इसको 4 से इधर, तो टोटल 3 से मैं इधर खींच जाऊंगा, तो इसमें से ए वाले में से ये वाला बी वाला घटा दिया, बी वाला जो एक था, तो रिजल्टेंट E2 मुझे मिल गया। अब जो टोटल नेट नहीं था, पिछली बार तो नेट इसलिए हो गया था, ये कट गए, इन दोनों की वजह से नेट ये, अब तो दोनों को अब तो इधर भी जाएगा और इधर भी जाएगा, इसकी वजह से इधर जाएगा 3 से, ये एक कर दिया और इन दोनों को जोड़ के इधर भी जाएगा, अब तो रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा, तो इनकी वजह से बन गया E1। E1 कैसे होगा EC प्लस ED, EC प्लस ED का मतलब 1/4πε0 कॉमन, 2Q/r² ही कॉमन, अरे भैया तुम डायरेक्ट लिख लो, EC ये आया ED ये आया 1/4πε0 2Q/r², तो भैया 2Q और 2Q 4Q/r² हो जाएगा, तो यहां पे इसका रिजल्टेंट लिख दो, ये सवाल देख लेना, इसका रिजल्टेंट लिख दे रहा हूं, एक सेकंड, E1 कितना हो जाएगा 1/4πε0 4Q/r² और किधर ऊपर, ऊपर का मतलब OC, O से C इतने से जा रहा होगा ऊपर, अब तो ये दोनों ऊपर भेज रहे होंगे, ये और ये मिलके, और ये मिलके कुल मिला के इधर, क्योंकि ये वाला कट गया, ये वाला इसको इधर भेज रहा था 1Q से, ये वाला इधर भेज रहा था 4Q से, तो रिजल्टेंट 3Q से इधर हो गया, समझ रहे हो भैया। पिछले वाले में ये दोनों कट गए थे क्योंकि ये प्लस का था, तो रिजल्टेंट इधर, अब इसको रिजल्टेंट नहीं कह सकते, अब तो इधर भी जा रहा है ना, ये ऊपर, इन दोनों ये भी ऊपर भेज रहा है और ये अट्रैक्ट कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है, तो दोनों ऊपर जोड़ के ऊपर की तरफ हो गए OC, ये वाला E1 और इन दोनों की वजह से जो रिजल्टेंट आया 3Q वो OB, बस अब तुम्हारा सवाल खत्म हो जाएगा। अब मैं एक डायरेक्शन बनाता हूं भैया, E1 तो ये है, E2 OB, O से B डायरेक्शन में तो लग रहा है E2, O से B E2, अच्छा, और O से C डायरेक्शन में क्या लग रहा है बच्चों बताओ, O से C E1, O से C डायरेक्शन में E1। अब मैं इनका रिजल्टेंट, ये इस वेक्टर की ये क्या है टेल, इस वेक्टर की ये क्या है टेल, तो दोनों टेल नहीं जुड़ सकती, कई बार बता चुका हूं, तो क्या करेंगे, ये वाला वेक्टर E1 वाला इधर बना लेंगे, अब इस E1 वाले की ये टेल हो गई, E2 वाले का हेड, एक की टेल और एक का हेड है, अब रिजल्टेंट ये हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E आ जाएगा, और माना E2 से कितना एंगल बना रहा है अल्फा,
E2 से कितना रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड निकालना है और डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड माना E निकलेगा, रिजल्टेंट ये इस पे O पे, इस E1 और E2 की वजह से E लगेगा और एंगल कितना है, देखते हैं भैया। अब मैं रब कर रहा हूं, तो भैया रिजल्टेंट वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो यहां दो वेक्टर E1 और E2 है। अब भैया इनके बीच का एंगल E1 और E2 के बीच का एंगल थीटा होता है, तो ये थीटा मैं ग्रीन से बना रहा हूं, ये थीटा कितना है 90 डिग्री। E1 और E2 के बीच का एंगल थीटा, और अल्फा जो होता है वो रिजल्टेंट बनाता है E2 से। अल्फा जो एंगल है वो जो रिजल्टेंट हमें निकालना है, इस पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है वो E2 से बनाएगा। ये जो हमने E2 बनाया है, ये E2 जो हमने अलाउंग OB बताई है उससे बना रहा है, ये अल्फा। दो चीज निकालनी है, ठीक है। एक चीज देखो बेटा, 1/4π Q/r² को x मानो, लेट करते हैं, लेट 1/4πε0 Q/r² को हमने क्या मान लिया, सिर्फ इसलिए मानना है कि कैलकुलेशन सरल हो जाए, सरल। तो बेटा ये कितना है 1/4πε0 4Q/r² है, तो 1/4πε0 Q/r² को तो x माना, तो ये 4x हो जाएगा, क्योंकि ये 1/4πε0 Q/r² को x मान लिया, ये 4x। ऐसे ये कितना हो जाएगा E2 हमारा 3x, 1/4πε0 Q/r² को x, और ये 3x। सिर्फ ये सरल हो जाए, और कोई ना आप पूरी वैल्यू लगाओ, बहुत लंबा हो जाएगा। तो E1 हमारा कितना है 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4x इंटू 3x इंटू cos 90। cos 90 E1 E2 के बीच का एंगल, E1 और E2 के बीच का एंगल थीटा कितना है 90। तो अब मैं इसको रब कर दे रहा हूं, इन सब की हमें जरूरत ही नहीं है। cos 90 जीरो होता है, तो ये पूरी चीज जीरो हो गई। तो हमारे पास कितना बचा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 25x स्क्वायर, तो कितना हो गया 5x। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड आया, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस पे लगेगी वो 5x। अब x की वैल्यू लगा लो, 1/4πε0 Q/r²। x की वैल्यू कितनी थी 1/4πε0 Q/r² कितना आया 5x, तो 5 और लगा दिया, x की वैल्यू ये 5x। ये आगे इसका मैग्नीट्यूड न्यूटन पर कूलम। मतलब आप ये पूरा इसका लिखते 1/4πε0 4Q/r², 1/4πε0 3Q/r², 2 into 1/4πε0 4Q/r² into 1/4πε0 3Q/r² cos 90। इतना सब पूरा कॉपी में यहां तक लिखते, इतना टाइम भी बच गया। ये तो आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी अब इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड पिछले वाले सवाल में इधर लग रही थी, ये और ये कट गए थे, ये वाला इसको 4Q वाला इसको इधर रिपेल कर रहा था, ये इधर से, तो नेट 4Q वाला ज्यादा था, तो इधर पिछले सवाल में। इस बार जब ये माइनस का कर दिया तो इधर भी लग रही है, इधर भी एक इंसान मुझे इधर भी खेच रहा है और इधर भी, तो मैं इधर जाऊंगा ना इधर बीच में कहीं जाऊंगा। अभी तो पिछले सवाल में मैं इधर चला गया था, बहुत ही सरल था। अब इधर भी मुझे कोई खेच रहा है 3Q से और ऊपर भी मुझे खेच रहा है 4Q से, तो अब मैं ना ऊपर भी जाऊंगा डायरेक्ट, क्योंकि इधर भी तो मुझे जाना है, और ना इधर ही जाऊंगा, तो मैं टोटल बीच में कहीं जाऊंगा। देखो ये 4Q से खेच रहा था, ये दोनों मिलके, और ये इसकी वजह से 3Q से इधर, तो ना अब मैं इधर जाऊंगा ना इधर बीच में कहीं इधर गया E, वो कितने से जाऊंगा 5Q से। अब देखने में क्या लगता है 4Q से इधर 3Q से इधर, तो 7Q से इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी ना, ये वेक्टर क्वांटिटी कितनी लगी 5Q। अच्छा अब डायरेक्शन भी किस डायरेक्शन में जाऊंगा भाई, चलो ये तो हो गई मैग्नीट्यूड 5Q से जाऊंगा डायरेक्शन। तो बेटा डायरेक्शन का फॉर्मूला जैसे मैग्नीट्यूड निकालने का वेक्टर का फॉर्मूला होता है, ऐसे डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है tan अल्फा होता है d sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा। ये एंगल किस एंगल पे जाऊंगा मैं,
रिजल्टेंट तो निकाल दिया कि 5 इतने से कि कितने से जाऊंगा, ये तो मैग्नीट्यूड निकलाया इलेक्ट्रिक फील्ड का, डायरेक्शन। तो बेटा सुनो, जिधर से एंगल मानते हैं, हमने एंगल रिजल्टेंट ई का एंगल किधर से माना, E2 से, तो दूसरा वाला भी होता है, मतलब जिधर से एंगल मानते हैं वो ए होता है, और जिधर से दूसरा जो बचता है, जैसे E2 से हमने रिजल्टेंट ई जो है वो अल्फा एंगल किससे बना रहा है, E2 से, तो ये ए हो गया। जिधर से एंगल बनाता है वो ए वेक्टर हो जाता है, और दूसरा अब क्या बचा, E1, ये की। अगर हम यहां से अल्फा बनाते, कोई बच्चा इसी सवाल में यही सवाल होता, ये E2 होता, ये E1 होता, ये E1 होता, और ये हमारा E निकल आता टोटल, ये E टोटल। अगर कोई बच्चा यहां से अल्फा बनाता तो E1 से तो अल्फा, तो उसका काम ए ये हो जाता और E2 बी का काम करता। अब वो अल्फा इधर से बना रहा है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड E1 से अल्फा एंगल बना रही है ये, तो E1 ए हो जाता और E2 बी हो जाता। लेकिन मैंने कहां से माना, आप इधर से मान लीजिएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम E1, और मैंने अल्फा माना है E2 से, तो मैं मानूंगा फ्रॉम E2। फिलहाल मेरा E2 ए हो जाएगा, जिधर से एंगल मानते हैं वो ए हो जाता है। आप इधर से मानेंगे तो E1 ए हो जाएगा, मैंने इधर से एंगल माना है तो E2 ए हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा बी का काम, मेरे वाले सवाल में बी का काम क्या कर रहा है, E1 साइन 90, थीटा तो 90 है, दोनों के बीच का एंगल 90 है, अपॉन E2, मैं तो मेरा ए का काम E2 कर रहा है ऊपर वाला, आपका काम अगर आप इधर से बनाएंगे तो आपका ए का काम E1 करेगा, और बी का काम E2, तो आपका यहाँ E2 आएगा, यहाँ E1, और बी मेरा क्या काम कर रहा है, E1 cos 90, ये फॉर्मूला है, खत्म हो गया काम। cos 90 जीरो, तो ये चीज तो जीरो हो गई, और sin 90 1 होता है, तो क्या आ गया, E1 अपॉन E2। E1 कितना है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q अपॉन R स्क्वायर, और E2 कितना आया था, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3Q अपॉन R स्क्वायर। सही है, सही है, 4 पाई 4 पाई Q अपॉन R स्क्वायर, तो बस 4/3 बचा। अब मैं इसको रख कर रहा हूं भैया, सर रब मत करिए, कहीं कर दीजिए, तो मैं कर दे रहा हूं भैया, tan अल्फा क्या आ गया, 4/3। तो आपका आंसर मैं बता दूं, आप दो आंसर, ये मुझे तो पता है, आपको नहीं पता हो तो आप लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3। भाई tan का पावर 1 है, इधर जाके माइनस हो जाएगी, tan इनवर्स 4/3, आपका एंगल निकल आया tan इनवर्स 4/3। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लेकिन मुझे मालूम है, मुझे ये मालूम है कि ये tan 53 का होता है, tan 53 का होता है, तो tan अल्फा 4/3 कितने का होता है, tan 53। ठीक है, तो tan से tan क्या है, एक तो अल्फा कितना आ गया, 53। अब कोई बच्चा यहां से निकालता तो उसका 37 आता, तो भाई ये पूरा कितना है, ये पूरा 90, मेरा ये 53 आया, तो ये 37 ही बचा, क्योंकि ये पूरा तो 90 है। अब कोई बच्चा इधर से अल्फा निकालता तो उसका 37 आता, उसका क्या आता, 47। फिलहाल आप ये मत करिए, 53 4/3 tan में 53 डिग्री की वैल्यू होती है, tan से tan करके अल्फा कितना आ गया, 53। आपको तो ये मालूम नहीं पता है 4/3 किसकी होती, तो आप tan के पावर 1 ऊपर जाके tan में 4/3, तो ये तो डायरेक्शन हो गई और ये मैग्नीट्यूड हो गया। इज देयर एनी प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। लास्ट सवाल आज का, इसको आप कल से गॉस थ्योरम करेंगे। आज का लास्ट सवाल देखिए, लास्ट सवाल देखिए, ए बी सी, ए पे -2Q चार्ज रखा है, बी पे +Q, और इनके बीच की डिस्टेंस ए है। तो कह रहे हैं रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट बताइए। तो ये बेटा -2Q है, और ये एंगल 60-60 है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, 60 60
अब बात भी सही है, जब ये साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल कितने थे 60। तो मैं क्या करूंगा बेटा, जरा देखना, -q और -q ऐसे रखो, माइनस का 2q था तो -q माइनस का 2q हो गया, और यहां प्लस का q और ये प्लस का q। ठीक है सर, तो एक तो डायपोल मोमेंट इधर लग रहा होगा -q + q, एक तो ये डायपोल बना Q1। हाँ सर बना, तो माइनस से प्लस की ओर होती है डायरेक्शन, एक डायपोल ये बन गया माइनस से प्लस P2। हाँ सर बिल्कुल हो गया भाई, ये माइनस का 2q था, इसे अलग अलग तोड़ दिया, -q मन में, तो -q जब अब इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस लगे, प्लस का q माइनस का q इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस एक डिस्टेंस पर रखे, तो इनके बीच का डायपोल हो गए इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, तो डायपोल बन रहा माइनस से प्लस डायरेक्शन होती है, माइनस से प्लस डायपोल की बना माना P1। अब ये -q दो थे, एक -q इधर निकली एक इधर, तो ये -q और ये +q, ये भी एक डायपोल बना माइनस से प्लस P2। ये बीच से एक लाइन खींची, ये पूरा 60 होता है, जब इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 30 इक्वल कट गया, ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री। हाँ सर ये 60 था, इसमें से 22 कर दिया, इसका एंगल को आधा कट दिया। अब इसका ये हमने एक्स बनाई, जिधर एंगल बनता है उधर क्या कंपोनेंट आता है कॉस, और ये किधर जा रहा है नीचे। मैं कई बार बता चुका हूं भाई, अब लास्ट टाइम ये एफ है और यहाँ थीटा बनना हो, तो इसका अगर हम ऑर्थोगोनल कंपोनेंट करेंगे तो जिधर एंगल बनेगा वहां हो जाएगा एफ कॉस थीटा और दूसरी तरफ एफ साइन थीटा। तो ये इधर जा रहा है इधर, तो इसके दो कंपोनेंट इधर और इधर होंगे, इसके बीच ये दोनों ऑर्थोगोनल के बीच में होना चाहिए, इन दोनों परपेंडिकुलर के बीच में, तो ये वाला इधर और इधर के बीच में तो आएगा, तो ये नीचे जा रहा है, तो जिधर एंगल बनना है उधर क्या हो जाएगा T1 cos 30, नीचे जा रहा है T1 cos 30 जिधर एंगल बनना है, और इधर दूसरी तरफ कौन सा आएगा T1 sin 30। इसका देख लीजिए P2 नीचे जा रहा है, इसके भी दो हुए, एक ये और एक ये, इधर ये 30 जिधर एंगल बना रहा है इधर कितना आएगा T2 cos 30 जिधर एंगल बनता है cos, और ये दूसरा इसका दूसरा कंपोनेंट इधर, जैसे ये ऊपर जा रहा है तो इधर ये इधर जा रहा है, तो एक इधर नीचे और एक इधर साइन हो गया, इधर हो गया P2 sin 30 हो गया। तो इधर दोनों आए P2 cos 30 और P1 cos 30 दोनों नीचे, P1 sin 30 इधर आया, इसका साइन कंपोनेंट, इसका साइन कंपोनेंट इधर आया, एंगल जिधर बनता है वहां cos आते हैं, इसका भी एंगल इधर ही बनना था 30, इसका भी, तो cos इधर आए, दूसरा इसका ऑर्थोगोनल इधर आया, तो ये इधर को है P1 और ये इधर को है, तो इधर sin 30। अब बेटा जरा देखो इसका P1 देखो कितना है, Q 400 Q ये और इंटू ए, भैया P क्या होता है Q इंटू बीच की डिस्टेंस, चार्ज कितना दोनों के बीच Q और डिस्टेंस कितनी है A, तो Q इंटू ए, P1 हो गया। P2 कितना होगा, चार्ज दोनों Q है और दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है A, यानी मैग्नीट्यूड में P1 और P2 क्या होंगे इक्वल होगा, डायरेक्शन होगी, P1 इधर लग रहा होगा P2 इधर, तो इसके कंपोनेंट ऑर्थोगोनल कंपोनेंट रिजॉल्व करके साइन P1 का cos इधर आ गया, थीटा इधर बनना है, और साइन इधर, P2 का थीटा इधर बनना था, cos इधर आ गया, नीचे ही बनना है, नीचे जा रहा है, तो भी प्लस से माइनस और साइन। तो P1 की वैल्यू कितनी आई QA sin 30, P2 की वैल्यू क्या आई QA sin 30, इससे ये कट जाएंगे, ये इधर QA sin 30 से कितना होगा और ये इधर QA sin 30 से, ये कट गए, तो नेट क्या आया P टोटल P1 cos 30 प्लस P2 cos 30, और किधर आए परपेंडिकुलर टू डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू BC के परपेंडिकुलर नीचे, ये परपेंडिकुलर क्या है BC के डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू BC। अरे ये BC तो था हमारा BC, ये BC के परपेंडिकुलर आया, बिल्कुल परपेंडिकुलर रहा ये,
ये जो P1 P2 cos 30 परपेंडिकुलर है लेकिन डाउनवर्ड्स, इसकी वजह से भी नीचे था, इसकी वजह से भी नीचे कॉस कंपोनेंट, और ये तो कट ही गए। अब बस P1 कितना है, Q है, cos 30 कितना होता है, √3/2। P2 कितना है, Q है, P2 भी Q है, और 30 √3/2। बस खत्म हो गया आज तक। कल करेंगे तो QA और QA, अरे भाई QA √3/2 कॉमन ले लो, QA √3/2 कॉमन ले लो, तो यहाँ कितना बचा 1 प्लस यहाँ कितना बचा 1, तो कितना आया QA √3/2 इंटू 2 से 2 कट गया, तो P टोटल क्या आ गया, √3QA। इसकी कूलाम मीटर, इसकी यूनिट क्या होती है, Q कूलाम में, और डिस्टेंस कूलाम मीटर, और होगी डायरेक्शन डाउनवर्ड टुवर्ड BC। ये दोनों नीचे, ये तो कट गए कंपोनेंट, P1 का P1 साइन थीटा और P2 का P2 साइन थीटा कट गए, तो भी इधर इधर है, ये इसका इधर, ये नीचे आया, इसका इधर, जिधर एंगल होता है कॉस कंपोनेंट नीचे BC के परपेंडिकुलर। तो ये सवाल पे कल से गॉस थ्योरम करेंगे, इस तरीके के इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल पे कल और आज वाले सवाल करिएगा। कल वाले वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। कल वाले भी अच्छे सवाल थे, ये भी अच्छे सवाल थे। कल मिलते हैं गॉस थ्योरम के साथ, तब तक बाय।